प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग? सोचते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और अच्छे प्रकार से रह करके जो वीडियो भेजा जा रहा है उससे अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे पिछले दिनों कि टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाता है, व्यक्ति के किन गुणों के मापन के लिए किया जाता है, इन सब पर चर्चा हो रही थी। लगभग सोशियोमेट्रिक, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स, यहाँ तक के टूल्सों के बारे में बात हो चुकी है। आज उसके आगे टेस्ट बैटरी, इन्वेंटरीज, इन्हीं दो उपकरणों के संबंध में आज इस वीडियो में बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में भी इस पर चर्चा हो चुकी है कि कैसे इन उपकरणों के माध्यम से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो टेस्ट बैटरी से भी उसी तरीके से व्यक्तित्व के गुणों, उसके शील गुणों, उसकी समायोजन क्षमता, बौद्धिक क्षमता, जिस भी क्षेत्र के मापन के लिए बात होती है उसका वहाँ पे प्रयोग उस तरीके की टेस्ट बैटरी का किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं, टेस्ट बैटरी क्या है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। परीक्षण बैटरी वास्तव में कुछ संबंधित परीक्षणों, जो उससे संबंधित परीक्षण होते हैं, उन संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों, जो परीक्षण है अथवा उप परीक्षण है, उन परीक्षणों और उप परीक्षणों का एक कैसा समूह होता है? निर्देशित समूह होता है। कैसा समूह होता है? समूह कैसा होता है? निर्देशित होता है। उसको कुछ निर्देश दिया जाता है। कैसा होता है? निर्देश, गाइडेंस। उसको कुछ गाइडेंस दिया जाता है, बताया जाता है कि कैसे, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाना है। परीक्षण बैटरी में सम्मिलित जो परीक्षण होते हैं, उप परीक्षण होते हैं, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकते हैं, है ना। कोई मतलब कहने का अभिप्राय है कि उनकी संख्या कुछ निश्चित नहीं होती है। 3-4 परीक्षणों से लेकर के 10-12 परीक्षण से युक्त परीक्षण बैटरियाँ मिलती हैं। परीक्षण बैटरियों में सम्मिलित परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या तथा समय अवधि भी कम या अधिक हो सकती है। इसमें जो पद होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनकी संख्या भी और समय की अवधि भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। आवश्यकता अनुसार उसमें उसको कम भी किया जा सकता है, अधिक भी किया जा सकता है। जैसी आवश्यकता हो, जैसी परिस्थिति हो, उस आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, उसमें बदलाव भी लाया जा सकता है। तो परीक्षण बैटरी में सम्मिलित जो परीक्षण है, उनकी संख्या और समयावधि कम या अधिक की जा सकती है। परीक्षण बैटरी किसी गुण या विशेषता, कोई भी गुण या विशेषता जैसे शैक्षिक अचीवमेंट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, आदि गुणों के मापन के लिए एक व्यापक आधार का प्रयोग करती है। परीक्षण बैटरी के परीक्षण जो होते हैं वो परस्पर एकीकृत होने के कारण एकीकृत होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एकीकृत होने के कारण, इंटीग्रेटेड होने के कारण
व्यर्थ के दोहराने को कम करते हैं। यानी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार दोहराया जाता है, तो दोहराने की प्रवृत्ति से यहाँ पे छुटकारा मिलता है, यहाँ निजात मिलती है। क्योंकि कैसे होते हैं, परीक्षण बैटरी एकीकृत होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, तो एक प्रश्न में कई चीज़ें उसमें समाहित हो जाती हैं। तो जिससे प्रश्न के दोहराव की जैसी समस्या कम से कम हो जाती है। परीक्षण बैटरी की सहायता से अनेक छात्रों की तुलना भी की जा सकती है, उनमें कंपैरिजन भी किया जा सकता है, और अधिक अच्छी तरह से उनमें एक दूसरे में क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, इस सब को भी उसके माध्यम से किया जा सकता है। अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं, उसमें अचीवमेंट टेस्ट बैटरी में विभिन्न विषयों जैसे गणित, भाषा, विज्ञान, वाणिज्य आदि के परीक्षण सम्मिलित किए जा सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट में। जबकि इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता, स्मरण की योग्यता, तर्क की योग्यता आदि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इत्यादि से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिससे कि उनकी बौद्धिक जो योग्यता है, बौद्धिक जो अचीवमेंट है, उसको ज्ञात किया जा सकता है। परीक्षण रखे जाते हैं जो कि उसकी संप्राप्ति कैसे है, उसकी मौखिक योग्यता कैसी है, आंकिक योग्यता कैसी है, तर्क योग्यता कैसी है, संवेगात्मक शक्ति कैसे है, इन सब का मापन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षण बैटरी भी होती है, प्रवेश परीक्षण बैटरी भी होती है, जहाँ पे छात्रों की प्रवेश से संबंधित उनके योग्यताओं, उनकी रुचियों, उनकी क्षमताओं का मापन किया जाता है। प्रवेश परीक्षण बैटरी में किसी कक्षा या पाठ्यक्रम विशेष के लिए, कोई कक्षा या पाठ्यक्रम विशेष के लिए आवश्यक विभिन्न योग्यताओं से संबंधित जो विभिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं, उन अलग अलग योग्यताओं से संबंधित अनेक परीक्षण रखे जा सकते हैं। बहुत सारे परीक्षण उसमें समाहित किए जा सकते हैं, सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से टेस्ट बैटरी क्या है, टेस्ट बैटरी का प्रयोग कहाँ पे कैसे किया जाता है, इसमें छात्रों के अचीवमेंट टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, उनके प्रवेश से परीक्षा के लिए परीक्षण बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें परिस्थिति और समय के अनुसार इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं, जैसा कि उस समय की मांग हो, जैसा कि उस परिस्थिति की मांग हो, उसके साथ उसमें प्रश्नों की संख्या, पदों की संख्या, आइटम की संख्या कम की जा सकती है, अधिक भी की जा सकती है, समय अवधि को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। और इसमें इंटीग्रेटेड होने के कारण एक फायदा यह होता है, इसमें प्रश्नों के दोहराव की समस्या को कम से कम किया जा सकता है, परीक्षा के दोहराव की समस्या को इस तरीके से टेस्ट बैटरी के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बात हो गई टेस्ट बैटरी। अब हम लोग इन्वेंटरी पर बात करेंगे। इन्वेंटरी क्या है, क्या होती है इन्वेंटरी, इस पर बात करेंगे। इन्वेंटरी को हिंदी में सूचियां भी कहते हैं, है ना, सूचियां। इसी को इंग्लिश में इन्वेंटरी सूचियाँ क्या हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। सूचियाँ किसे कहते हैं, इसमें भी एक तरीके से आपको क्वेश्चनायर जो कुछ पढ़ाया गया होगा, क्वेश्चनायर उपकरण पढ़ाया गया होगा, तो हम बताया गया होगा प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी सूचियों में प्रश्नों का समूह होता है, और उस समूह में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं, रुचियों, समायोजन की क्षमता, इन सब शील गुणों का मापन किया जाता है। तो इन्वेंटरी क्या है, सूचियों से तात्पर्य क्या है, सूचियों से तात्पर्य उन परीक्षणों से है
सूचियों से तात्पर्य उन परीक्षणों से है, उन टेस्ट से है जो प्रश्नावली के रूप में, जो कैसे होते हैं, प्रश्नावली के रूप में होते हैं और विभिन्न पद होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं या बहुत सारे कथन होते हैं के द्वारा व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन और मूल्यांकन करते हैं। व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं उनका मापन और मूल्यांकन किया जाता है, इसे सूचियाँ कहते हैं। व्यक्तित्व के अंतर्गत सभी मनोशारीरिक गुण आते हैं। व्यक्तित्व के अंतर्गत जितने भी मानसिक और शारीरिक गुण हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। अतः जो विशेषताएं परीक्षण के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती, यानी जो भी ऐसी विशेषता है जिसको कोई निरीक्षण के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, उन विशेषताओं का अध्ययन, मापन और उसके अनुसार व्यक्तियों का वर्गीकरण करना ही व्यक्तित्व सूची का उद्देश्य होता है। अर्थात जो चीज़ें निरीक्षण से, बहुत सारी चीज़ें आदमी बाहरी अवलोकन के माध्यम से तो देख सकता है, लेकिन जो अंदर है जिसको कि आदमी देख करके नहीं बता सकता, उन योग्यताओं के मापन के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए, व्यक्तियों के वर्गीकरण के लिए व्यक्तित्व सूची का परीक्षण करने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि कैसे व्यक्तियों में वर्गीकरण करना है, उनमें भिन्नताएं कैसे दिखाना है, उनके कैसा व्यक्तित्व है, इन सब का मापन किया जाता है। सूचियों का प्रयोग इन सब के मापन के उद्देश्य से सूचियों का प्रयोग किया जाता है। सूचियाँ मुख्यतः इस सिद्धांत पर प्रतिपादित की जाती हैं, इस प्रिंसिपल पर उनको प्रतिपादित किया जाता है कि व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं, व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यक्तित्व कैसा, अस्तित्वहीन है ना, उसका अस्तित्व एक दिन मिटने वाला है। जब व्यक्तित्व तो कुछ निश्चित शील गुणों का एक तरीके से उसमें कुछ निश्चित शील गुण ही होते हैं, जिन्हीं को देख करके व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है। इन्हीं शील गुणों का मापन व्यक्तित्व सूचियों के द्वारा होता है। तो जो शील गुण होते हैं व्यक्तियों में, उन्हीं शील गुणों का मापन इन सूचियों के माध्यम से किया जाता है। इन सूचियों के माध्यम से उन्हीं का मापन किया जाता है। व्यक्तित्व सूची में आत्म रिपोर्ट होती है, मनोमित विधियाँ होती हैं, मनोमित परीक्षण होते हैं, यह व्यक्तित्व आविष्कारिका भी होती है। तो इसको इन नामों से भी सूचियों को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आत्म रिपोर्ट सूची, मनोमित विधियाँ, मनोमिति परीक्षण, व्यक्तित्व आविष्कारिका, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आत्म रिपोर्ट, मनोमिति विधियाँ, आत्म रिपोर्ट, ये चारों आत्म रिपोर्ट, मनोमिति विधियाँ, दूसरा मनोमिति विधियाँ, मनोमिति विधियाँ और तीसरा हो गया मनोमिति विधियाँ, मनोमिति परीक्षण, व्यक्तित्व आविष्कारिका और चौथा है व्यक्तित्व आविष्कारिका। ये चार प्रकार के भी इन नामों से भी इसको जाना जा सकता है। ठीक है, इन्वेंटरीज को इन चार नामों से भी जाना जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, यानी इन तथ्यों के आधार पर व्यक्तित्व सूचियाँ व मनोमिति परीक्षण है ना, इनसे ये निकल के आता है कि यह व्यक्तित्व सूचियाँ वह मनोमिति परीक्षण है जिनकी सहायता से व्यक्तित्वशील गुणों का मापन किया जाता है। इसका मापन किया जाता है व्यक्तित्व के शील गुण, व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन किया जाता है। व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन किया जाता है।
इसका मापन किया जाता है इसके द्वारा व्यक्तित्वशील गुणों का मापन किया जाता है। यानी सूचियाँ वह मनोमिति परीक्षण है, वह सोशियोमेट्रिक टेस्ट है जिसकी सहायता से व्यक्तित्वशील गुणों का मापन किया जाता है, व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन किया जाता है और व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी किया जाता है। शील गुणों के मापन के साथ साथ व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी किया जाता है। व्यक्तित्व का पहला तो शील गुणों का मापन किया जाता है, दूसरा क्या किया जाता है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व के शील गुणों के मापन के साथ साथ व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी इन्वेंटरी के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें अगर देखें तो बहुत सारी इन्वेंटरीज होती हैं, बहुत सारी सूचियाँ होती हैं जो विभिन्न समयों, विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रयोग समय समय पर किया जाता है। जैसे अगर हम देखें आइटम्स या पदों की दृष्टि से तो एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूची यानी जिसमें आइटम की संख्या 1 होती है, यह व्यक्तित्व के किसी एक शील गुण का मापन किया जाता है। व्यक्तित्व के किसी एक शील गुण का अगर मापन करना होता है तो जिस इन्वेंटरी का प्रयोग किया जाता है उसे एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूचियाँ कहा जाता है। और जहाँ पे व्यक्तित्व के बहुत सारे शील गुणों का मापन करना होता है वहाँ पे बहुआयाम वाली व्यक्तित्व सूचियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से ये दो होती हैं, एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूची और बहुआयामी व्यक्तित्व सूची। एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूची और बहुआयाम वाली व्यक्तित्व सूची। इसमें इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है, व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन किया जाता है, दूसरा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व के एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूची, एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूची, एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूची या सूचियां, और दूसरा बहुआयामी या ऐसे लिख सकते हैं, एक ही में लिख सकते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व सूचियां, व्यक्तित्व सूचियां। एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूची और बहुआयाम वाली व्यक्तित्व सूची। एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूची में व्यक्ति के किन्हीं एक शील गुणों का मापन किया जाता है। एक ही शील गुण का मापन करने के लिए जिस व्यक्तित्व इन्वेंटरीज का, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज का प्रयोग किया जाता है उसे एक आयाम वाली व्यक्तित्व अनुसूची कहते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व सूची क्या है, जहाँ पे बहुत सारे शील गुणों का, जहाँ पे इस तरीके की सूचियों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिसमें एक से अधिक अनेक शील गुणों का मापन एक साथ किया जाता है। इसमें सिर्फ एक शील गुण का मापन किया जाता है, एक शील गुण का मापन किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनेक शील गुणों का मापन एक साथ किया जाता है। यहाँ पे अनेक शील गुणों का मापन, अनेक शील गुणों का मापन एक साथ किया जाता है। यहाँ पे अनेक शील गुणों का मापन एक साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है, एक साथ किया जाता है। अनेक शील गुणों का मापन एक साथ किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही शील गुणों का मापन किया जाता है, यहाँ पे अनेक शील गुणों का मापन एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, बहुआयामी या बहुआयाम वाली व्यक्तित्व सूचियाँ, जहाँ पे एक से अधिक यानी अनेक शील गुणों
का मापन एक साथ किया जाता है। अनयनशील गुणों का मापन एक साथ किया जाता है, जिसे बहुआयाम वाली व्यक्तित्व सूची कहा जाता है। अब व्यक्तित्व सूची का विकास कहाँ से बात आती है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से ये प्रारंभ हुई, कहाँ से इसका शुरुआत कहाँ से हुई, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सूचियों का विकास पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो कुछ सामान्य बातें होंगी, सूचियों का विकास है। सूचियों का विकास। सूचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटरीज। डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटरीज। तो सूचियों का विकास कहाँ से हुआ? जितनी भी सूचियाँ आजकल प्रचलित हैं प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में जितनी भी इन्वेंटरीज आज प्रयोग में लाई जाती हैं वह सभी मानकीकृत हैं। उनका सबका मानकीकृत किया गया है, अर्थात उनकी विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक निर्धारित है, ज्ञात है। पहला जो इन्वेंटरीज का प्रयोग किया गया वो है कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण। कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, पहला क्या है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय या कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण। इस सूची का निर्माण एवं मानकीकरण सन कब हुआ? इसका निर्माण एवं मानकीकरण कब किया गया? सन 1939 में। इसका विकास एवं मानकीकरण कब किया गया? सन 1939 में। सन 1939 में इसका विकास किया गया। इसका विकास एवं मानकीकरण सन 1939 में किया गया। विकास और मानकीकरण, विकास और मानकीकरण कब किया गया? सन 1939 में इसका विकास किया गया। कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण का विकास 1939 में किसने किया? थोरपे एवं क्लार्क ने। किसने किया? थोरपे एवं क्लार्क ने। थोरपे एवं क्लार्क, थोरपे एवं क्लार्क ने सन 1939 में थोरपे एवं क्लार्क ने इस प्रकार की इन्वेंटरीज का प्रयोग किया। कितने में किया? सन 1939 में थोरपे एवं क्लार्क के द्वारा कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण का आविष्कार किया गया। चूँकि इस परीक्षण के निर्माणकर्ता में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से संबंधित व्यक्ति थे या इसके निर्माण कार्य में जो लोग सम्मिलित थे उनका संबंध कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण, कैलिफोर्निया व्यक्तित्व सूची। इसका विकास सन 1939 में थोरपे एवं क्लार्क के द्वारा किया गया था। क्योंकि इस परीक्षण के द्वारा या इस परीक्षण में, कैलिफोर्निया परीक्षण में 5 प्रकार के लोगों के लिए तैयार किया गया। यह 5 प्रकार के लोगों के लिए इसका निर्माण किया गया था, या 5 प्रकार के लोगों के लिए इस प्रकार की सूची का निर्माण किया गया था। 5 प्रकार के लोग कौन से थे? जो कितने प्रकार के लोगों के परीक्षण के लिए तैयार किया? 5 प्रकार के लोगों के लिए तैयार किया गया। 5 प्रकार के लोगों के लिए, 5 प्रकार के लोगों
तैयार किया गया था। इसमें लोगों जो स्तर था 5 प्रकार के थे, लोगों के लिए था। 5 प्रकार के कौन कौन से थे? 5 प्रकार के लोग प्राइमरी बच्चों के लिए, एलिमेंट्री बच्चों के लिए, सेकेंडरी बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट किशोरों के लिए तथा वयस्कों के लिए। ठीक है, प्राइमरी में बच्चे होंगे, इसमें प्राइमरी के बच्चों के लिए, एलिमेंट्री बच्चों के लिए, सेकेंडरी बालकों के लिए, इंटरमीडिएट के किशोरों के लिए तथा वयस्कों के लिए। ठीक, इस 5 प्रकार की इसमें इन्वेंट्रीज का उपयोग किया गया। प्रत्येक 5 स्तरों के लिए, ये जो प्रत्येक 5 स्तर थे, इन प्रत्येक 5 स्तरों के लिए इस परीक्षण के 5 प्रारूप हैं। 5 प्रारूप हैं जो प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग हैं। इसमें 5 प्रारूप भी हैं। प्रारूप कितने हैं? 5 हैं। प्रारूप इसमें 5 हैं जो अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग हैं। जितने भी स्तर हैं सबके लिए क्या है? अलग अलग है। जितने भी स्तर हैं सबके लिए क्या है? ये अलग अलग है। चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे उसे एलिमेंट्री हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे इंटरमीडिएट हो या वयस्कों के लिए, सब 5 स्तरों के लिए इनका प्रारूप क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इस परीक्षण की सहायता से व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन से संबंधित शील गुणों का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन। किसका मापन किया जाता है? व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन। व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक, है ना। 2 प्रकार के इसकी सहायता से, इस परीक्षण की सहायता से या इन्वेंटरी की सहायता से व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन से संबंधित शील गुणों का मापन किया जाता है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन से संबंधित जो शील गुण हैं उनका मापन इस प्रकार की इन्वेंटरी के माध्यम से किया जाता है। इस परीक्षण की सहायता से आत्म समायोजन तथा सामाजिक समायोजन से संबंधित निम्नलिखित शील गुणों का मापन होता है। कौन कौन से शील गुण हैं जिसके माध्यम से इस इन्वेंटरी के माध्यम से मापन किया जाता है, जिनका जो किससे संबंधित होती हैं? आत्म निरीक्षण और सामाजिक समायोजन। आत्म समायोजन तथा सामाजिक समायोजन से संबंधित कुछ शील गुण होते हैं जिनका मापन किया जाता है। आत्म समायोजन से संबंधित आत्म समायोजन, आत्म समायोजन से संबंधित, आत्म समायोजन से संबंधित शील गुण, आत्म समायोजन से संबंधित शील गुण का मापन, आत्म समायोजन से संबंधित शील गुण का मापन इसके माध्यम से किया जाता है। आत्म समायोजन से संबंधित जो शील गुण है कौन कौन से हैं? आत्मनिर्भरता, 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 आत्मनिर्भरता। दूसरा आत्म व्यक्तिगत कार्य, आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत कार्य, आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत कार्य। और तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संबंध रखने की भावना, संबंध रखने की भावना, निराशा से स्वतंत्रता। ये सारे शील गुण हैं जो कैसे हैं? आत्म समायोजन से संबंधित हैं। तो इन सारे शील गुणों का मापन इस इन्वेंटरी के माध्यम से किया जाता है।
जिसमें आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संबंध, एक दूसरे से संबंध रखने की भावना, निराशा से स्वतंत्रता और हारने की प्रवृत्ति से स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें होती हैं। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। आत्म समायोजन से संबंधित ये कुछ शील गुण हैं जिनका मापन इस इन्वेंटरीज के माध्यम से किया जाता है। अब है सामाजिक समायोजन। कुछ ऐसे शील गुण हैं जिनका मापन सामाजिक समायोजन के द्वारा किया जाता है। ये तो आत्म समायोजन से संबंधित शील गुण थे। अब है सामाजिक समायोजन से संबंधित शील गुण। सामाजिक समायोजन से संबंधित शील गुण कौन कौन से? सामाजिक समायोजन, सामाजिक समायोजन से संबंधित शील गुण। सामाजिक समायोजन से संबंधित शील गुण कौन कौन से हैं जिनका मापन इस इन्वेंटरी के माध्यम से किया जाता है? तो सामाजिक मानक पहला है, सामाजिक मानक। दूसरा है सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल। तीसरा है सामाजिक कौशल। तीसरा है समाज विरोधी प्रवृत्तियों से स्वतंत्रता, 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 समाज विरोधी प्रवृत्तियों से स्वतंत्रता। पारिवारिक, विद्यालय संबंधी, संप्रदाय संबंधी, विद्यालय संबंधी, परिवार संबंधी, संप्रदाय संबंधी, ये सारे शील गुणों का मापन इस इन्वेंटरी के माध्यम से किया जाता है। ये जो कि इसका समायोजन से संबंधित, सामाजिक समायोजन से संबंधित होता है। इस शील गुणों से संबंधित इसमें आइटम्स होते हैं, प्रश्न होते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति के शील गुणों का मापन, इन शील गुणों का मापन किया जाता है, जिसका संबंध सामाजिक समायोजन से संबंधित होता है। इस तरीके से व्यक्तिगत समायोजन और सामाजिक समायोजन से संबंधित शील गुणों के मापन के लिए कैलिफोर्निया टेस्ट इन्वेंटरीज का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमने बताया कि कौन कौन से व्यक्तिगत समायोजन से संबंधित शील गुण है, कौन कौन से सामाजिक समायोजन से संबंधित शील गुण है, जिनका की मापन इस प्रकार की इन्वेंटरी के माध्यम से संपन्न किया जाता है, इस प्रकार की इन्वेंटरी से किया जाता है। कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परीक्षण में उपरोक्त शील गुणों से संबंधित प्रश्न होते हैं। ये जो शील गुण है इनसे संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं, आइटम्स होते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है। उत्तर जो देना होता है कैसे देना होता है? उत्तर दो रूप में देना होता है, या तो हाँ या नहीं, इन दो रूपों में उत्तर देना होता है। हाँ और नहीं में उत्तर इन प्रश्नों का देना होता है, जो कि इन शील गुणों से संबंधित आइटम्स होते हैं। उन आइटम्स के संबंध में उसको अगर उससे सहमत है तो हाँ कहना है, नहीं सहमत है तो नहीं कहना है। यानी उत्तर आपको हाँ और नहीं के रूप में देने हैं। प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं देने होते हैं। इस परीक्षण में विश्वसनीयता और वैधता भी उच्च होती है तथा मानक भी उपलब्ध होते हैं। इसमें वैधता और विश्वसनीयता उच्च होती है, वैधता और विश्वसनीयता उच्च होती है तथा मानक भी उपलब्ध होते हैं, तथा इसमें
मानक भी उपलब्ध होते हैं, मानक भी उपलब्ध होते हैं। इसमें मानक भी क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, यानी इसकी विश्वसनीयता और वैधता काफी उच्च होती है। इसमें मानक भी उपलब्ध होते हैं, मानक भी इसमें क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और इस परीक्षण की विश्वसनीयता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? विश्वसनीयता का विस्तार 0.80 से लेकर के 0.96 तक होता है। विश्वसनीयता का विस्तार कितना होता है इसमें? विश्वसनीयता का विस्तार विश्वसनीयता का विस्तार 0.80 से 0.96 तक होता है। ठीक, विश्वसनीयता का विस्तार 0.8 से 0.96 तक होता है। विश्वसनीयता का विस्तार इसमें इसके बीच में होता है। इस परीक्षण से व्यक्तित्व मापन के उपरांत, इस परीक्षण से जो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, इसका संबंध आत्म समायोजन, व्यक्तिगत समायोजन और सामाजिक समायोजन से संबंधित होता है। तो इसमें व्यक्तित्व का मापन करने के उपरांत प्राप्तांकों से व्यक्तित्व पार्श्व चित्र बनाए जाते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित इसके चित्र भी बनाए जाते हैं। इस पार्श्व चित्र की सहायता से व्यक्तित्व का आकलन बहुत ही सरलता से स्पष्ट किया जाता है। इस पार्श्व चित्र की सहायता से व्यक्तित्व का आकलन बहुत ही सरलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है, बहुत ही सरलतापूर्वक बताया जा सकता है। इस पार्श्व चित्र की सहायता से व्यक्तित्व का आकलन बहुत ही सरलता से किया जाता है, जबकि व्यक्तित्व के समायोजन को ज्ञात करके यदि वह व्यक्तित्व असमायोजित है, यदि व्यक्तित्व का समायोजन से संबंधित जब उसकी जांच हो जाती है, तो व्यक्तित्व के समायोजन से संबंधित जांच हो जाने के उपरांत अगर वह व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है, असमायोजित है, समायोजित नहीं है, तो उसके उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। तो इसमें अगर व्यक्ति असमायोजित है तो उसकी जांच कर ली जाती है, व्यक्तिगत समायोजन से संबंधित, सामाजिक समायोजन से संबंधित, और जांच में अगर ये देखा जाता है कि वह व्यक्ति समायोजित नहीं है, असमायोजित है, तो उसके उपचार की भी व्यवस्था की जाती है। तो इसके माध्यम से उसके उपचार की व्यवस्था, यानी इसमें कुसमायोजन से उपचार की व्यवस्था होती है। कुसमायोजन के उपचार की भी व्यवस्था होती है। इसमें कुसमायोजन के उपचार की भी व्यवस्था होती है। कुसमायोजन से उपचार की भी व्यवस्था इसमें होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इस इन्वेंटरी के माध्यम से व्यक्तित्व के किन गुणों का परीक्षण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शील गुण और सामाजिक शील गुण। व्यक्तिगत शील गुणों में कौन कौन से हैं आपको बताया, सामाजिक शील गुण कौन कौन से बताया गया। तो इन दोनों शील गुणों का मापन व्यक्तित्व इन्वेंटरी के माध्यम से इस प्रकार की इन्वेंटरी से किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व से संबंधित, समायोजन से संबंधित या सामाजिक समायोजन संबंधित जब जांच की जाती है तो जांच के उपरांत यह जानकारी उपलब्ध हो जाती है, यह आकलन मिल जाता है कि यह व्यक्ति समायोजित है या नहीं है। अगर उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो समायोजन से संबंधित नहीं है, उसको समायोजन की ओर ले जा रही हैं,
तो उससे संबंधित समायोजन को दूर करने से संबंधित उसके उपचार की भी व्यवस्था इस प्रकार की इन्वेंटरी में होती है। इस प्रकार की इन्वेंटरी में उससे समायोजन से उपचार की व्यवस्था इसमें की जाती है, जो उसके अंदर जिस बात को लेकर के कुछ समायोजन है या वह समायोजन उसमें नहीं स्थापित कर पाता है, तो उससे निजात के लिए इसमें उपचार की भी गारंटी दी जाती है, इससे उपचार की व्यवस्था की जाती है। तो ये तो हो गई कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैल अभियोजन सूची, है ना। बैल अभियोजन सूची के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज हम लोग अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। जो भी बातें बताई गई हैं उसको आप बार बार सुनिएगा, समझिएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी इसमें महसूस होती है तो हम लोग जब लाइव क्लास में होंगे तो वहाँ पे अपनी बात को आप शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान यथा योग्यता तथा क्षमता के अनुसार किया जाएगा निश्चित रूप से। तो हम लोग आज अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी के आगे बैल अभियोजन सूची संबंधित होगा, इस पर के हम लोग बात करेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार धन्यवाद।